नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12 की हिंदी। क्लास 12 की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं हमारी आरोह पाठ्य पुस्तिका का जो हमारा चैप्टर है नमक। तो ये चैप्टर हमने अपने लास्ट सेशन में स्टार्ट किया था और इसमें हमने पढ़ा था कि किस तरह से जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, यानी कि जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग हुए तो उस समय पर केवल दो देशों की जो मिट्टी है या एक कहें तो केवल सीमाएं जो दो हुए हैं वो अलग अलग हुई, यानी कि केवल दो देश बटे। लोगों के दिल जो है तब भी जुड़े हुए थे, लोगों की भावनाएं आपस में तब भी जुड़ी हुई थी, क्योंकि उस बंटवारे के समय कुछ ऐसा हुआ कि कुछ जो पाकिस्तान के जो कुछ लोग थे, लाहौर से जो कुछ लोग थे, वो भारत में आकर विस्थापित हो गए। तो इस विस्थापन ने लोगों के एक तरह से लोगों के शहरों को तो बांट दिया, लोगों के शहरों को तो अलग कर दिया, लेकिन वो उनके मन की जो प्रेम भरी जो उनकी भावनाएं हैं, उनके मन का जो मेल है, उसको नहीं बांट पाया। तो इस तरह से यहाँ पर रजिया जी ने हमें जो ये चैप्टर है उसमें नमक के माध्यम से इन दोनों देशों के आपस का जो लोगों का प्रेम है वो यहाँ पर बताया है, और कैसे उन्होंने देखा कि जो दोनों कस्टम अधिकारी थे, आपने देखा कि हमने यहाँ पर पढ़ा कि चाहे वो पाकिस्तान के लाहौर में जो कस्टम अधिकारी थे उनकी बात करें, चाहे भारत के जो कस्टम अधिकारी हैं पंजाब के अमृतसर में जो कस्टम अधिकारी उन्हें मिले थे उनकी बात करें, तो दोनों के जो शहर हैं, दोनों का जो जन्म स्थान है वो अलग अलग है। यानी कि अमृतसर में जो यहाँ पर कस्टम अधिकारी थे उनका जो अपना शहर था, उनका जो जन्म स्थान था वो लाहौर था, और वो किसी कारण जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ वो यहाँ पर हमारे भारत में विस्थापित हो चुके थे, और यहाँ पर रहने वाली जो यहाँ की महिला जो थी, पाकिस्तान की जो थी, उन्होंने वो भारत में विस्थापित हो गई थी, और भारत के जो कुछ लोग थे वो पाकिस्तान में विस्थापित हो गए थे। तो उन्होंने कैसे उस प्रेम को समझा और कैसे दोनों देशों के बीच एक आपसी जो एक तरह से प्रेम है, सहयोग है, उसको बनाए रखने की एक कल्पना की। तो हम पार्ट को एक बार थोड़ा सा हल्का सा रिवाइज करेंगे, क्योंकि हमने चैप्टर अपना लास्ट सेशन में पूरा कंप्लीट कर लिया था, और उसके बाद हम पार्ट से जुड़े हुए कठिन शब्द, जैसे कि मैंने आपको बताया ये चैप्टर उर्दू भाषा से हिंदी में अनुवाद किया गया है, तो काफी सारे ऐसे शब्द हैं जो अभी भी उर्दू भाषा में इसमें लिखे गए हैं। तो उन कठिन शब्दों को हम पढ़ेंगे और साथ ही साथ पार्ट से जुड़े हुए प्रश्नों उत्तर भी हम यहाँ पर करेंगे। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए कॉपी पेन पेंसिल लेकर, हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। देखिए, लास्ट सेशन में हमने यहाँ पर लेखिका रजिया सज्जाद जाहिर जी का जो जीवन परिचय है वो हमने पूरी तरह से यहाँ पर पढ़ लिया था। बहुत अच्छे से मैंने आप लोग को समझाया, और मैंने आप लोग को बताया कि जो रजिया सज्जाद जी हैं उनकी ज्यादातर जो रचनाएं हैं वो उर्दू में ही है, यानी कि वो एक उर्दू की प्रसिद्ध लेखिका है, और किस तरह से उनका जन्म इलाहाबाद राजस्थान के अजमेर में हुआ था, और शादी के बाद इलाहाबाद से उन्होंने उर्दू में एमए किया, और फिर इनकी जो नियुक्ति है 1965 में सोवियत सूचना विभाग में हुई, और इनका देहावसान 18 दिसंबर 1979 को हुआ, और इन्हें अखिल सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, साथ ही उर्दू अकेडमी उत्तर प्रदेश पुरस्कार और अखिल भारतीय लेखिका संघ अवार्ड से नवाजा गया। इनका देहावसान 18 दिसंबर सन 1979 को हुआ। तो इस तरह से लेखिका का जो जीवन परिचय है वो हमने यहाँ पर पढ़ लिया, और इनकी जो रचनाएं हैं उसके बारे में हमने पढ़ा कि उर्दू की कहानी की लेखिका है, और इनकी उर्दू कहानियों के संग्रह जर्द गुलाब, देखिए ध्यान पूर्वक समझिएगा, केवल एक शब्द में इनकी सारी जो रचनाएं हैं वो लिख दी गई हैं, यानी कि इनकी जो रचनाएं हैं वो जर्द गुलाब नाम के संग्रह में है। बाकी साहित्यिक विशेषताएं हमने इनकी बताई थी कि इनका आधुनिक उर्दू साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने कहानी लेखन किया है, उपन्यास लिखे हैं और बाल साहित्य लिखे हैं। भाषा शैली, क्योंकि ये उर्दू की लेखिका है तो उसमें भी इनकी भाषा जो है वो सरल है,
सहज है और मुहावरेदार है और इनकी कुछ कहानियां हिंदी में भी रूपांतरित हो चुकी हैं। ठीक है, तो इस तरह से पाठ का प्रतिपाद्य विषय हमने यहाँ पर पढ़ा था, तो प्रतिपाद्य विषय को एक बार हम यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, पाठ का जो प्रतिपाद्य विषय एवं सारांश, प्रतिपाद्य विषय में हमें बताया गया है कि कहानी कब की है। कहानी है भारत पाक विभाजन के बाद सरहद के दोनों तरफ विस्थापित पुनर्वासित जनों के दिलों को टटोलती एक मार्मिक कहानी है। यानी कि किस तरह से जो लोग हैं, जब विभाजन हुआ तो उस टाइम पे लोगों के मन में कैसी फीलिंग्स थी, कैसी बातें थी, क्या उनके मन कैसा वो सोच रहे थे। तो यहाँ पर बताया है कि लोगों में इस कोशिश को टटोलने में अपने पराये और देश प्रदेश की कई प्रचलित धारणाओं पर सवाल खड़े हो गए। यानी कि लोग ये सोचते थे कि विभाजन के बाद लोगों में शायद गुस्सा होगा, लोगों में शायद क्रोध होगा, तो वो इसको एक तरह से गलत तरीके से ले रहे थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि लोगों के मन में आज भी वो प्रेम, वो अपने वतन के प्रति, अपनी जगह के प्रति एक भाव जो है लोगों में अपने लोगों के प्रति वो बना हुआ है, तो वो सारी चीजें यहाँ पर बिल्कुल पलट कर रह गई। तो यहाँ पर जो सिख बीवी थी, जो लाहौर से आई थी, वो आज भी अपना वतन मानती हैं लाहौर को, और सौगात के रूप में वो वहां के नमक के बारे में कहती हैं। यानी कि उनको वहां का जो नमक है वो सौगात के रूप में चाहिए होता है। कस्टम अधिकारी नमक ले जाने की इजाजत देते हुए दिल्ली को अपना वतन बताते हैं और इस तरह भारतीय कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्ता का कहना है कि मेरा वतन ढाका है। यानी कि जो भारत के कस्टम अधिकारी हैं वो बताते हैं कि मेरा वतन ढाका है। राष्ट्र राज्यों की नई सीमा रेखा खींची जा चुकी है और मजहबी आधार पर लोग इन रेखाओं के इधर उधर अपनी जगह मुकर्रर कर चुके हैं। इसके बावजूद जमीन पर खींची गई रेखाएं उनके अंतर मन तक नहीं पहुंचती हैं। यानी कि जमीन पर खींची गई रेखाएं जो है वो उनके अंतर मन तक नहीं पहुंचती है। एक तरह से उनको मतलब उनके मनों को आज तक उन रेखाओं ने नहीं बांटा है, उनके दिलों को आज तक उन रेखाओं ने नहीं बांटा है। एक अनचाही अप्रीतिकर बाहरी बाध्यता ने उन्हें अपने अपने जन्म से विस्थापित तो कर दिया है। यानी कि जो अनचाही एक तरह से बाध्यता थी, वो बाध्यता, अप्रीतिकर बाध्यता और एक अनचाही बाध्यता जो आई थी, जो लोग नहीं चाहते थे कि ऐसा किसी के भी जीवन में आए, उनको अपने अपने जन्म स्थानों से, अपने अपने देशों से विस्थापित होकर किसी और देश में हमेशा के लिए बसना पड़े, अपनों को छोड़कर, अपने लोगों को छोड़कर, अपने घरों को छोड़कर, अपने परिवारजनों को छोड़कर। तो ऐसी बाध्यता ने उन्हें अलग अलग जगहों पर विस्थापित तो कर दिया था, लेकिन वो बाध्यता आज भी उनके दिलों पर कब्जा नहीं कर पाई थी। और नमक जैसी एक छोटी सी चीज का सफर पहचान के इसी मार्मिक पहलू को परत दर परत उघाड़ता रहता है। यह पहलू सरहद के आर पार जीवित है। यह पहलू जो है सरहद के आर पार जीवित है। यानी कि दोनों तरफ, ऐसा नहीं है कि केवल भारत के जो भारत में विस्थापित जो लोग हैं उनको परेशानी है, या वो लोग अपने अपनों से मिलना चाहते हैं, या उन लोगों में अपनों के प्रति प्रेम नहीं है। दोनों तरफ ऐसा है कि भारत और पाकिस्तान दोनों तरफ ये जो पहलू है ये आर पार जीवित है। और तब तक उम्मीद की जा सकती है कि यह उम्मीद की जा सकती है कि राजनीतिक सरहदें एक दिन बेमानी हो जाएंगी। यानी कि लोगों के दिलों का प्रेम, लोगों के मन में एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट, एक अपनी मातृभूमि के लिए प्रेम इसी तरह अगर बना रहा तो एक दिन ये जो राजनीतिक सरहदें हैं ये एक दिन बेमानी हो जाएंगी। यानी कि जो ये सीमाएं बनी हैं, ये सीमाएं एक दिन बेमानी हो जाएंगी।
लाहौर के कस्टम अधिकारी का यह कथन बहुत ही सारगर्भित है कि उनको नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी भी उनका वतन है और दिल्ली मेरा, बाकी तो रफ्ता रफ्ता सब ठीक ही हो जाएगा। यानी कि आपने देखा था लास्ट में कि किस तरह से जो लाहौर के कस्टम अधिकारी हैं, जब यहाँ से जो लेखिका थी वो अपने एक तरह से जब वो नमक ला रही थी, जब वो सिख बीवी के लिए नमक ला रही थी, तो उस समय पर उन्होंने जब ये कहा कि क्योंकि ये प्रेम की सौगात है, इसको मैं छिपा कर नहीं ले जा सकती। पहले तो वो घर से कीनुओं की टोकरी में लेकर आई थी इन फलों इस नमक को, लेकिन इस समय पर उनको लगा कि वो इस प्रेम की सौगात को इस तरह से छुपा कर नहीं ले जा सकती है, तो उन्होंने ये चीज सामने ले जाकर कस्टम अधिकारी के सामने रख दी, कस्टम अधिकारी को दे दी और कस्टम अधिकारी ने उनकी पूरी बात सुनी और उन सिख बीवी का अपने वतन के प्रति प्रेम, अपने लोगों के प्रति प्यार देखा, तो उन्होंने कहा कि उन्हें बताइएगा कि लाहौर अभी भी उनका वतन है और दिल्ली मेरा, यानी कि कुछ भी अभी चेंज नहीं हुआ है, कुछ भी अभी नहीं बदला है और बाकी तो सब रफ्ता रफ्ता यानी कि धीरे धीरे ठीक हो ही जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर प्रतिपाद्य विषय जो है वो पढ़ लिया। बाकी हमने चैप्टर का जो सार था, सारांश था, वो हमने पूरी तरह से अपने लास्ट सेशन में पढ़ लिया था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, काफी सारे ऐसे शब्द हैं जो उर्दू के हैं, तो हमें उनको यहाँ पर हिंदी में समझना होगा। तो देखिए पृष्ठ 130 आपकी जो पाठ्य पुस्तिका है उसका पेज नंबर 130, उसमें कई शब्द हैं, उसको आप देखिएगा। कदर अंडरलाइन कर लीजिए, अगर आपके पास पाठ्य पुस्तिका है तो उन शब्दों को अंडरलाइन कर लीजिएगा। कदर का अर्थ होता है प्रकार, नेकी का अर्थ होता है भलाई, रहमदिली अर्थात दयालुता, मुहर्रम अर्थात मुसलमानों का एक त्योहार, उम्दा बहुत अच्छा, शौकीन यानी कि रसिया, जिंदा दिली उत्साह और जोश, साड़ा यानी कि हमारा, दुआ प्रार्थना, रुखसत विदा करना, सौगात उपहार देना, जिम खाना यानी कि व्यायामशाला जिसको हम कहते हैं आजकल जिम, खातिरदारी स्वागत, अजीज प्रिय। तो ये जो आप यहाँ पर शब्द पढ़ रहे हैं बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन अगर आप इनका अर्थ जान लें तो और ज्यादा आपके लिए बहुत पाठ को समझने में आसानी हो जाएगी। वैसे तो बहुत सारे शब्द जिनको हम यूज भी करते हैं अपने बोलचाल की भाषा में, शेर यानी कि 1 किलो से कम, अंदाज तरीका, बाजी बहन जी, कस्टम सीमा शुल्क, चिंदी चिंदी बिखरना, बुरी तरह से बिखरना, जता यानी कि बतला, हुकूमत सरकार, मुरोवत मानवीयता लिहाज, शोक खुशी, स्मग्ल गैर कानून व्यापार, स्मग्ल गैर कानूनी व्यापार, ब्लैक मार्केट काला बाजार, बहस तर्क, अदब साहित्यकार, बदनामी अपयश, पैकिंग सामान बांधना, नाजुक कोमल हावी होना भारी पड़ना, तख्ती शहजादा यानी कि राजकुमार, खौफनाक भयानक, सरहद सीमा, तरकीब उपाय, दोहर चादर या लिहाफ, दरखत पेड़, अक्स प्रतिबिंब, लहका लहरा, बेशुमार अत्यधिक, मासूमियत भोलापन, नारंगी कंत्रिया दूब एक प्रकार की घास, वेटिंग स्मन यात्रियों की प्रतीक्षा करने का कमरा, द्वारदेरी सी कंपनसी पासपोर्ट विदेश जाने के लिए पहचान पत्र, खिंजड़ी बाल अधपके बाल, खातून कुलीन स्त्री, रक्त रक्ता रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे, हसरत इच्छा, जबान भाषा, लिबास पहनावा, बोल लोबोल
लहजा, बोलने का तरीका, नवाजना, सम्मानित करना, टाइटल, शीर्षक, फक, गर्व, डिवीजन, विभाजन। देखिए बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हमने यहाँ पर पढ़ लिए। गोलमाल होना, गड़बड़ होना, डाव, कच्चा नारियल। ठीक है, तो काफी सारे शब्द हमने यहाँ पर पढ़ लिए हैं। तो कठिन शब्द हमारे क्लियर हो गए। अब सबसे मेन पार्ट हमारा आता है अर्थ ग्रहण संबंधी शब्द। तो देखिए इसमें आता है निम्न गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम गद्यांश को पढ़ेंगे। उन सिख बीवी को देखकर साफिया हैरान रह गई थी, किस कदर उनकी शक्ल माँ से मिलती थी। वही भारी भरकम जिस्म, छोटी छोटी चमकदार आंखें जिनमें नेकी, मोहब्बत, रहमदिली की रोशनी जगमगाया करती है। उसकी अम्मा मुहर्रम में और सफेद मलमल का दुपट्टा जैसा उसकी अम्मा मुहर्रम में ओढ़ा करती थी। जब साफिया ने कई बार उनकी तरफ मोहब्बत से देखा तो उनके बारे में घर की बहू से पूछा, तो उन्होंने बताया कि ये मुसलमान है और कल ही सुबह लाहौर जा रही है अपने भाइयों से मिलने, जिन्हें कई साल से नहीं देखा। लाहौर का नाम सुनकर उठकर साफिया के पास आकर बैठी और उसे बताने लगी कि उनका लाहौर कितना प्यारा शहर है, वहाँ लोग कैसे खूबसूरत होते हैं, उम्दा खाने और नफीस कपड़ों के शौकीन, सैर सपाटे के रसिया, जिंदा दिली की तस्वीर। तो देखिए ये एक यहाँ पर गद्यांश यहाँ पर दिया गया है जिसके आपने प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर देने हैं। पहला प्रश्न है, सिख बीवी को देखकर साफिया हैरान रह गई क्यों। सिख बीवी को देखकर साफिया हैरान रह गई क्यों। देखिए जैसा साफिया ने सिख बीवी को देखा तो वो हैरान रह गई क्योंकि उनकी शक्ल उनकी माँ से मिलती थी। उनके जैसे भारी शरीर, नेकी, मोहब्बत, करुणा से भरी छोटी छोटी चमकदार आंखें, चेहरे पर कोई छिपाव नहीं, यानी कि कोई भी ऐसा भाव चेहरे पर नहीं था, ऐसा लग नहीं रहा था जिसको छिपाने की कोशिश की जा रही है। और वे भी माँ की तरह सफेद बारीक मलमल का दुपट्टा ओढ़े हुई थी। अगला प्रश्न है, घर की बहू ने साफिया के बारे में क्या बताया। देखिए घर की जो बहू थी उन्होंने साफिया के बारे में सिख बीबी को बताया कि साफिया भी मुसलमान है, साफिया मुसलमान है और वह काफी अरसे के बाद अपने भाइयों से मिलने के लिए लाहौर जा रही है, सुबह लाहौर जा रही है। सिख बीवी ने लाहौर में साफिया को बताया कि लाहौर बहुत प्यारा शहर है। सिख बीवी ने लेखिका को क्या बताया। सिख बीवी ने बताया कि उनका शहर लाहौर बहुत ही प्यारा है और वहाँ के लोग बहुत ज्यादा सुंदर होते हैं और वे बढ़िया खाने व महंगे कपड़ों के शौकीन होते हैं, वे घूमने के शौकीन होते हैं और वे जिंदा दिल लोग होते हैं। इस तरह से अगला प्रश्न है, सिख बीवी और साफिया में क्या समानता थी। जो सिख बीवी और साफिया थी वो क्या समानता थी। देखिए सिख बीवी और साफिया दोनों में ये समानता थी कि दोनों ही अपनी जन्मभूमि से अगाध प्रेम करती थी और यह प्रेम ही साफिया को लाहौर खींचकर ले जा रहा था और तभी सिख बीवी के मस्तिष्क में लाहौर की वो सारी बातें जो है वो तरोताजा हो गई थी। अगला हमारा यहाँ पर जो गद्यांश है वो अगला है, हाँ बेटी, जब हिंदुस्तान बना था तब आए थे, वैसे तो अब यहाँ भी हमारी कोठी बन गई है, बिजनेस है, सब ठीक है, पर लाहौर की बहुत याद आती है। हमारा वतन तो जी लाहौर ही है। फिर अब पलकों से कुछ सितारे टूटकर दूंधिया आंचल में समा जाते हैं और बात आगे चल पड़ती है, मगर घूम फिर कर उसी जगह पर आ जाती है साडा लाहौर। तो किसने किसकी कहाँ की यादें तरोताजा करा दी। किसने किसकी और कहाँ की यादें तरोताजा करवा दी। साफिया ने
सिख बीबी की लाहौर की यादें तरोताजा करवा दी। ठीक है, साफिया ने सिख बीबी को लाहौर की यादें तरोताजा करवा दी। उत्तरदाता ने अपने बारे में क्या बताया? उत्तरदाता यानी कि जो जब साफिया ने पूछा कि आप भी क्या मुस्लिम हैं, तो उन्होंने जब उत्तर दिया तो उन्होंने कहा कि हाँ, जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था उस समय मैं यहाँ पर आई थी और यहाँ उनकी कोठी, अब यहाँ भी उनकी कोठी बन गई है, अच्छा खासा उनका व्यापार चल रहा है, परंतु उन्हें लाहौर की बहुत याद आती है क्योंकि उनका वतन आज भी लाहौर ही है। अगला प्रश्न है, सिख बीवी के व्यक्तित्व से क्या पता चलता है? तो सिख बीवी के व्यक्तित्व से पता चलता है कि मनुष्य को अपनी मातृभूमि से, खास तौर पर अपनी जो उसकी जन्मभूमि है वहां से उसे बहुत अनुराग होता है। भले ही वह कितनी भी अच्छी जगह चला जाए, उसकी जन्मभूमि, उसकी जन्मभूमि की यादें उसका पीछा नहीं छोड़ती। अगला है, सिख बीवी के व्यक्तित्व से आप कौन सा गुण अपनाना चाहेंगे और क्यों? तो सिख बीवी के व्यक्तित्व से हम जन्मभूमि से प्रगाढ़ उत्कृष्ट प्रेम करने का गुण अपनाना चाहेंगे, क्योंकि यहीं की वायु, अन्न, जल ग्रहण करके हम पले हैं। यानी कि अपनी जन्मभूमि से प्रगाढ़ प्रेम, उत्कृष्ट प्रेम और उनके गुण, जितने भी अच्छे गुण हैं वो सब हम अपनाना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ जो भी अपनी जन्मभूमि की जो वायु है वह अन्न जल ग्रहण करके हम पले हुए हैं, बड़े हुए हैं। नंबर तीसरा हमारा यहाँ पर गद्यांश आता है, अरे फिर वही कानून कानून कहे जाते हो, क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं? कुछ मोहब्बत, मुरैवत, आदमियत, इंसानियत के नहीं होते? आखिर कस्टम वाले भी तो इंसान होते हैं, कोई मशीन नहीं। हाँ, वे मशीन तो नहीं होते, पर मैं आपको यकीन दिला देता हूँ कि वे शायर भी नहीं होते। उनको तो अपनी ड्यूटी करनी होती है। अरे बाबा, मैं तो कह रही हूँ कि कब कह रही हूँ कि वो ड्यूटी ना करें? ये एक तोहफा है और वह भी चंद पैसों का। शौक से कोई देख ले, कोई सोना चांदी नहीं है, स्मगल की हुई कोई चीज नहीं है, ब्लैक मार्केट का कोई माल नहीं है। अब आपसे कौन बहस करे? आप अदीब ठहरी और सभी अदीबों का दिमाग थोड़ा सा जरूर ही घुमा हुआ होता है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि आप ले जा नहीं पाएंगी और बदनामी मुफ्त में हम सब की भी होगी। आखिर आप कस्टम वालों को कितना जानती हैं? उसने गुस्से में जवाब दिया, कस्टम वालों को जानूं या ना जाने, पर हम इंसानों को थोड़ा सा जानते हैं। और रही दिमाग की बात, सो अगर सभी लोगों का दिमाग हम अदीबों की तरह घुमा हुआ होता तो यह दुनिया कुछ बेहतर जगह जाती भैया। तो ये बात हो रही थी जो साफिया और उनके भाई हैं उन दोनों के बीच में, यानी कि वो दोनों जब वो नमक ले जाने की जिद कर रही थी तो साफिया यहाँ पर साफिया जो है वो साफिया कह रही हैं कि मैं नमक लेकर जाऊंगी और उनके भाई कह रहे हैं कि आप नमक लेकर नहीं जा सकती, क्योंकि जो नमक ले जाते वक्त जो कस्टम अधिकारी हैं वो जब आपके सामान की चेकिंग करेंगे तो सामान पकड़ा जाएगा और मुफ्त की बदनामी अलग हो जाएगी, तो इससे अच्छा है कि आप ये काम ना करें। तो उनकी बहन जो है साफिया वो कहती हैं कि कस्टम अधिकारी जो हैं वो भी इंसान हैं और ये मैं कोई ब्लैक मार्केट का चीज नहीं लेकर जा रही हूँ, कोई स्मगलर की सामग्री नहीं लेकर जा रही हूँ, ये चंद पैसों का एक छोटा सा तोहफा है, अगर वो चाहें तो शौक से इसे देख सकते हैं। तो इस तरह से दोनों में बहस हो रही है। अब देखिए क्या प्रश्न बनते हैं इस पर, कानून की बातें क्यों हो रही हैं और किसे कानून की परवाह नहीं है? देखिए, क्योंकि साफिया शेर भर लाहौरी नमक ले जाना चाहती हैं और पाकिस्तान में यह गैर कानूनी है, यानी कि पाकिस्तान का नमक भारत नहीं लाया जा सकता और भारत का नमक पाकिस्तान नहीं ले जाया जा सकता। अतः उसके संदर्भ में कानून की ये सारी बातें हो रही हैं और साफिया को कानून की बिल्कुल भी परवाह यहाँ पर नहीं है। अगला प्रश्न है, तोहफे के बारे में साफिया क्या तक कह देती है?
तोहफे के बारे में साफिया तर्क देती है कि मैं ये कोई भी गैर कानूनी काम नहीं कर रही हूँ, यह कोई चोरी का सामान नहीं है, कोई चोरी की चीज नहीं है, और सारी चीजों में इंसानियत का मूल सबसे अधिक होता है। सब चीजों में इंसानियत सबसे बड़ी चीज होती है और मैं ये उसी के लिए कर रही हूँ। अगला प्रश्न है, अदीबों पर साफिया के भाई क्या टिप्पणी करता है? अदीबों पर साफिया का भाई टिप्पणी करता है कि जो साहित्यकार होते हैं, अदीब यानी कि जो साहित्यकार होते हैं, लेखक होते हैं, कि वो थोड़ा सा भावुक होते हैं, इमोशनल होते हैं और उनका थोड़ा सा दिमाग जो है घूमा हुआ होता है और वे कायदे कानूनों को कुछ नहीं समझते। तो इस तरह से क्या साफिया आगे कहती है, साफिया अपने भाई को क्या जवाब देती है? अगला प्रश्न देखिए। देखिए, आप अगर चैप्टर को पढ़ेंगे ना, तो अगर आपने चैप्टर, जैसे मैंने आपसे घर होमवर्क भी आप लोगों को दिया था कि लास्ट सेशन में, कि आप घर पर जाकर एक बार जरूर इस चैप्टर को अपनी पाठ्य पुस्तिका से पढ़ें। कई बार जो सारांश होता है उसमें पूरा चैप्टर आपका नहीं आता है, आपको चैप्टर को खास तौर पर पाठ्य पुस्तिका से पढ़ना ही होता है। तो अगर आपने चैप्टर को पाठ्य पुस्तिका से पढ़ा, समझा, तो आपको इतने सारे प्रश्नों में ऐसे यहाँ पर बिल्कुल भी आप नहीं उलझेंगे, आप आसानी से इनका उत्तर दे देंगे। जैसे साफिया ने यहाँ पर क्या उत्तर दिया अपने भाई को, तो साफिया ने उत्तर दिया कि वह इंसानियत को जानती है। अगर इन सभी इंसानों का दिमाग साहित्यकारों की तरह इंसानों की भावनाओं को समझ पाता तो शायद इस संसार का जो रूप है वो अलग ही होता। यानी कि केवल देखिए, कहीं कहीं पर हमें भावनाओं को समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो क्या अगर साफिया अपने भाई की बात मान जाती और शायद वह भी डरकर वो उस नमक को छोड़ देती, तो क्या वो सिख बीवी के लिए नमक ला पाती पाकिस्तान से? और वो उनके लिए वो एक प्रेम भरा तोहफा था, प्यार का तोहफा था, और वो उस तोहफे को देखकर बहुत खुश होने वाली थी, बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होने वाली थी। तो क्या वो खुशी उनको मिल पाती? अगला यहाँ पर पैराग्राफ है, अगला जो हमारा गद्यांश दिया गया है इस पाठ्य पुस्तिका से, उसको हम पढ़ते हैं, साथ ही पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर भी डिस्कस करते हैं। तो अब तक साफिया का गुस्सा उतर चुका था, भावना के स्थान पर बुद्धि धीरे धीरे उस पर हावी हो रही थी। नमक की पुड़िया ले जानी तो है, पर कैसे? अगर इसे हाथ में ले लें तो कस्टम वालों के सामने सबसे पहले इसी को रख दें, लेकिन कस्टम वाले ने आगे नहीं जाने दिया तो मजबूरी है कि छोड़ देंगे। लेकिन फिर उसे वायदे का क्या होगा जो हमने अपनी माँ से किया था? हम अपने सैयद को कहते हैं, फिर वायदा करके झुटलाने का क्या मायने? जान देकर भी वादा पूरा करना होगा, मगर कैसे? अच्छा, अगर इसे कीनुओं की टोकरी में सबसे नीचे रख दिया जाए तो? इतने कीनुओं के ढेर में इसे भला कौन देखेगा? और अगर देख लिया, जी नहीं, फलों की टोकरियां तो आते वक्त किसी ने भी नहीं देखी थी। उधर से केले और इधर से कीनू सभी ले जा रहे थे। ठीक है, देखा जाएगा। देखिए, जब इस तरह से साफिया जो है सोच रही थी, तो उस समय पर भावनाओं के स्थान पर बुद्धि के हावी होने का क्या तात्पर्य था? तो देखिए, भावनाओं के स्थान पर लेखिका अपने भाई के साथ जब तर्क वितर्क कर रही थी और उन्होंने नमक ले जाने से साफ मना कर दिया था, तो उस समय लेखिका को गुस्सा आ गया था। और जब उनका गुस्सा धीरे धीरे ठंडा हुआ, गुस्सा उतरा, तो उसके बाद उन्होंने अपनी बुद्धि से निर्णय लेना शुरू किया और हर चीज के बारे में पक्ष विपक्ष सोचने लगी। यानी कि वो सोचने लगी कि क्या सही होगा और क्या गलत होगा। अगला प्रश्न है, साफिया के गुस्से का क्या कारण था? देखिए, साफिया शेर भर नमक तोहफे के तौर पर भारत लेकर जाना चाहती थी, परंतु उनके भाई ने इस सब को करने से बिल्कुल मना कर दिया। उन्होंने बताया कि इससे बदनामी भी हो सकती है, और कानून की बात पर साफिया गुस्से में थी, क्योंकि उन्हें लगा कि क्या कानून इंसानियत नहीं देखता? क्या कानून लोगों के बीच का प्रेम नहीं देखता? क्या कानून लोगों का अपनी मातृभूमि के प्रति, अपनी जन्मभूमि के प्रति प्रेम नहीं देखता? अगला प्रश्न है, साफिया के मन में क्या द्वंद्व चल रहा था? तो देखिए, साफिया के मन में द्वंद्व चल रहा था कि सबसे पहले वो चाहती थी कि वो
जो कीनुओं की टोकरी है उसके अंदर वो उसे डाल दें, और फिर दूसरा उनके मन में द्वंद चल रहा था कि वो अपने हाथ में उसे रख ले और सीधे जाकर कस्टम वालों के सामने रख दे। लेकिन उन्हें उनके मन में ये भी चल रहा था कि अगर कस्टम वालों ने ले जाने से साफ इनकार कर दिया तो उनके द्वारा दिए गए उस वादे का क्या होगा जो उन्होंने सिख बीबी को दिया है। अगला प्रश्न है, अंत में साफिया ने क्या निर्णय लिया, यानी कि अंत में क्या निर्णय आया साफिया का। तो अंत में साफिया ने निर्णय लिया कि नमक की पुड़िया को कीनुओं के ढेर के नीचे छिपा देंगी, और वक्त आते देखा है कि फलों की टोकरी आते वक्त उन्होंने देखा था कि फलों की टोकरियां कोई नहीं जांच रहा था, और उससे ऐसा करने से उनका काम थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं, और भी बहुत सारे हमारे यहाँ पर गद्यांश दिए गए हैं जिनको आपने पढ़ना है, और साथ ही आपने इनके प्रश्नों के दिए गए उत्तर भी देने हैं। तो देखिए काफी सारे गद्यांश हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। शेष गद्यांश को आप कोशिश कीजिए कि खुद से उनके प्रश्न बनाएं और खुद से उनको सॉल्व करें। जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम इस पर डिस्कस करेंगे कि आप लोगों ने कितने प्रश्न बनाए हैं। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी पाठ्य पुस्तिका से दिया गया हल। जो आपकी पाठ्य पुस्तिका में प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को हम यहाँ पर करते हैं। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न है आपकी पाठ्य पुस्तिका में दिया गया, साफिया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने से क्यों मना कर दिया था। अगला सेम इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है, नमक की पुड़िया को लेकर साफिया के मन में क्या द्वंद था और साफिया के भाई ने नमक ले जाने के लिए मना क्यों कर दिया था। तो देखिए दोनों प्रश्न का सेम उत्तर आपका यहाँ पर है कि नमक की पुड़िया को लेकर साफिया के मन में यह द्वंद था कि नमक कस्टम अधिकारियों को दिखाकर ले जाए या चोरी छिपकर। साफिया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने से मना कर दिया क्योंकि पाकिस्तान से भारत को नमक का निर्यात प्रतिबंध था और यह गैर कानूनी था, और दूसरे कस्टम अधिकारी नमक की पुड़िया निकल आने पर बाकी सामान की भी चिंदी चिंदी बिखेर देंगे। यानी कि अगर नमक की पुड़िया निकल आई तो फिर उस टाइम पे जो कस्टम अधिकारी हैं वो ये नहीं सोचेंगे कि सामान कैसे एडजस्ट किया है, कैसे क्या चीजें की हैं, वो सारी चीजें जो है उस टाइम पे बिखेर देंगे। और तीसरा जो होगा वहां पर बेइज्जती होगी, और चौथा भारत में पर्याप्त मात्रा में नमक है, ऐसा नहीं है कि भारत में नमक की कमी है। अगला प्रश्न है, देखिए इसमें भी आपके सेम दो प्रश्न दिए गए हैं। नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में साफिया के मन का द्वंद स्पष्ट कीजिए, और नमक की पुड़िया ले जाने न ले जाने के बारे में साफिया के मन का द्वंद स्पष्ट कीजिए। सेम ही आपका प्रश्न है। तो देखिए बिल्कुल सेम पहले की तरह ये प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि इसमें साफिया के मन में एक ही द्वंद था कि वो नमक की पुड़िया को चोरी से लेकर जाए या कस्टम अधिकारियों को दिखा कर लेकर जाए। और पहले उनके दिमाग में बहुत सारी चीजें आ रही थी जब उनका गुस्सा शांत हुआ कि वो कीनुओं की टोकरी में छिपा कर नमक लेकर जाए, और बाद में उनके मन में आया कि वह प्यार के इस तोहफे को छिपाकर नहीं ले जाना चाहती हैं, वो सामने से जाकर नमक की पुड़िया कस्टम ऑफिसर्स को दिखाएंगी। तो इस तरह से उन्होंने बहुत चीजें सोची और उसके बाद उन्होंने इस तरह का निर्णय लिया जो कि बिल्कुल सही लगता है। जब साफिया अमृतसर पुल पर चढ़ रही थी तो कस्टम निचली सीढ़ी के पास सिर झुकाए चुपचाप क्यों खड़े थे। साफिया जब अमृतसर पुल पर चढ़ रही थी तो कस्टम ऑफिसर्स निचली सीढ़ी के पास सिर झुकाए क्यों खड़े थे। देखिए जब साफिया अमृतसर पुल पर चढ़ रही थी तो इधर कस्टम अधिकारी निचली सीढ़ी के पास सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे, क्योंकि सिख बीवी का प्रसंग छेड़ने पर जब सिख बीवी की बातें उन्हें बताई गई तो उनका एक तरह से वो भी थोड़ा सा इमोशनल हो गए, थोड़ा सा वहां पर
तो उनको भी अपना जो वतन है वो याद आ गया और वो साफिया की भावनाओं से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने दूसरी जगह आकर अपने वतन की चीजें बहुत याद आ रही हैं, ये बात उनके मन में आई। और दूसरा उनके मन में आई कि राजनीतिक उद्देश्यों ने सबको अलग अलग कर दिया है। नंबर 4 हमारा यहाँ पर प्रश्न है कि लाहौर अभी भी उनका वतन है और दिल्ली मेरा। लाहौर अभी भी उनका वतन है और दिल्ली मेरा जैसे उद्गार किस सामाजिक यथार्थ की ओर संकेत करते हैं। देखिए, जो कस्टम अधिकारी थे लाहौर के, उन्होंने सिख बीवी के बारे में कहा था कि जब उन्होंने साफिया ने सिख बीवी के बारे में उनको बातें बताई, उनकी इमोशंस को बताया, तो उन्होंने कहा कि जब आप उनसे मिलेंगी तो उनसे ये जरूर कहना कि लाहौर अभी भी उनका वतन है और दिल्ली मेरा। तो ये कथन उस सामाजिक यथार्थ की ओर संकेत करते हैं कि राजनीतिक तौर पर लोग भले ही विस्थापित हो गए हों, यानी कि राजनीतिक कारणों से लोग भले ही विस्थापित हो गए हों, लोग अलग अलग सीमाओं में बंध गए हों, लेकिन भावनात्मक रूप से जो भावनात्मक लगाव उन्हें हमेशा अपनी मातृभूमि से रहेगा। राजनीतिक बंटवारा भले ही लोगों को सीमाओं में बांट दे, लोगों को देशों में बांट दे, लेकिन लोगों के दिलों को कभी भी नहीं बांट पाता। वे लोग अलग रहने पर मजबूर कर सकते हैं, पर उनके प्रेम अंतिम समय तक मातृभूमि के लिए रहेंगी। यानी कि वो लोगों को उनके घरों से अलग कर सकते हैं, उनके अपनों से अलग कर सकते हैं, लेकिन उनके प्रति जो प्रेम है लोगों के दिलों में, उसको अलग नहीं कर सकती। इस तरह से अगला हमारा यहाँ पर प्रश्न है, नमक ले जाने के बारे में साफिया के मन में उठे द्वंद्वों के आधार पर उनकी चारित्रिक विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर जब नमक ले जाने की बात आई थी, तो सबसे पहली तो बात आती है कि वो बहुत ज्यादा भावुक थी, बहुत ही ज्यादा भावुक हैं। वो सिख बीवी की भावनाओं की कद्र करती हैं, उनकी भावनाओं को मानती हैं, और वो ये जानते हुए कि भाई ये गैर कानूनी काम है, तो वो ये जानती हैं कि भावनाएं बड़ी चीज होती हैं, प्यार बड़ी चीज होती है। दूसरा, सबसे मेन चीज उनके अंदर है वादे की पक्की, यानी कि सोफिया सैयद हैं और वो सैयद होने के नाते अपने वादे को किसी भी कीमत पर पूरा करना चाहती हैं, और चाहे उनको नमक ले जाने के हर सही और गलत तरीके पर वो विचार करती हैं। दूसरा, नंबर 3 है, सबसे मेन पॉइंट, व्यवहारिक हैं। वो बहुत ज्यादा व्यवहारिक हैं, उनका प्रेम तोहफे को चोरी करके उनका जो मन है वो प्रेम के तोहफे को चोरी करके ले जाना नहीं है। यानी कि वो लॉजिक पर यहाँ पर बात करती हैं, और वो दोनों देशों के कस्टम अधिकारियों के सामने अपनी बात रखती हैं। अपने तर्कों से अपने पक्ष में करने में वो उन्हें सफल हो जाती हैं, और इस तरह वो नमक की पुड़िया भारत ले आती हैं। अगला प्रश्न है, मानचित्र पर एक लकीर खींच देने से जमीन नहीं बट जाती। उक्त तर्कों व उदाहरणों के जरिए इसकी पुष्टि कीजिए। यानी कि मानचित्र पर एक रेखा खींच देने से जमीन नहीं बट जाती, जनता नहीं बट जाती। तो देखिए, ये प्रश्न जो है, अभी तक आपने बहुत अच्छे से चैप्टर को पढ़ा है, बहुत अच्छे से आपने चैप्टर को समझा है, तो ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, इसको आप कोशिश कीजिए करने की। तो बच्चों, इस तरह से हमारा आज ये जो नमक चैप्टर है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, और आपने देखा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर था, काफी कुछ चीजें सीखने को हमें यहाँ पर मिली, और साथ ही हमने यहाँ पर पाठ से जुड़े हुए कठिन शब्द और पाठ के प्रश्नों उत्तर भी हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं। काफी सारे अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्न भी हमने यहाँ पर सॉल्व किए। बाकी आप चैप्टर को एक बार घर पर रिवाइज कीजिए, घर पर पढ़िए, और साथ ही पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों उत्तर को अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए। तो इस तरह से आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।